नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सभी की नज़रें लगी हुई थीं कि राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव के मुतल्लिक क्या बोलेंगे। क्या वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या वो अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज़ करेंगे? और करेंगे तो किस अंदाज में? क्या वो अंदाज़ तीखा होगा और ऐसा लगेगा कि कांग्रेस की तरफ से वो पूरी लड़ाई को एक तीखा अंदाज देना चाहते हैं, निर्णायक मोड़ देना चाहते हैं? तो राहुल गांधी की जो पहली सभा हुई है, पहली रैली हुई है, उससे थोड़ा-सा मिले-जुले संकेत मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जमकर हमले बोले हैं और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है, उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन क्या जो शंकाएँ या जो संदेह पैदा किए जा रहे थे या दिखाए जा रहे थे या जिनके बारे में बातें की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी दबाव में है, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक हैं वो चाह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस उस तरह से न लड़े और जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। शुरुआती दौर में साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं लड़ रही है या उस तरह से नहीं लड़ने दे रही है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, जहां होनी थी कॉन्फ्रेंस, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार देने के शब्द लिखे हुए थे, वाक्य लिखे हुए थे और उसको आनन फानन में निर्देश दिए गए कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कीजिए। तो उससे ये लगा था कि कांग्रेस पार्टी बेवजह पंगा नहीं लेना चाहती या इंडिया गठबंधन के अंदर उस तरह के मतभेदों को बढ़ावा नहीं देना चाहती जो उसके टूटने का कारण बन सकें और उसकी तोहमत उसके सिर पर आए। तो ये राहुल गांधी इस दबाव में तो निश्चित रूप से रहे होंगे। दूसरी तरफ उनके अंदर पार्टी के ऊपर से भी दबाव पड़ रहा था कि आखिरकार वो कब तक इंडिया गठबंधन के दबाव में रहेंगे, उनके कारण कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता रहेगा। तो उनके सामने समस्या ये थी कि वो बीच का रास्ता क्या निकालें। अगर बीच का रास्ता बहुत नरमी वाला हुआ तो लगेगा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने समर्पण कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी वो गिराते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी वो नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ वो इतना तीखा भी नहीं बोल सकते थे, इतना पुख्ता मोर्चा भी नहीं खोल सकते थे कि इंडिया गठबंधन में उसको उनको लेकर और उनकी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर हमले और तेज होते। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से इस बीच में जो शुरुआत में इंडिया गठबंधन के घटकों के तेवर थे वो थोड़ा नरम हुए। अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर नरम किए। शुरुआत में तो ये सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, ये तमाम उनके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की जब फूट की खबरें फैलने लगीं, चारों तरफ सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, या इसका एक दूसरा पक्ष ये भी उभर कर आया कि क्या इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस पार्टी पर नाजायज़ दबाव डाल रहे हैं और वो उनसे दूरी बरत रहे हैं या उसको कॉर्नर में ढकेलना चाहते हैं। तो उस वजह से एक दूसरा तीसरा एक जो नैरेटिव शुरू हुआ कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके सारे सहयोगी दल उसी के पीछे पड़े हैं बजाय इसके कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए जिसके लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, अगर वो उससे हटकर कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को अपना पहला शत्रु मानकर व्यवहार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये दबाव था या कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये दबाव था कि इस तरह के दबावों के सामने उसे समर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो तोहमतें उस पर लादी जा रही हैं उसके बावजूद उसे इंडिया गठबंधन में बने रहना चाहिए या इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेना चाहिए। तो हम लोग पिछले कुछ महीनों से लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में उतनी रुचि नहीं ले रही थी।
ना तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से उसकी बातचीत हो रही थी, ना इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों ने कोई आपसी बैठक की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ख़ास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के हार के बाद भी इंडिया गठबंधन के घटक एक साथ नहीं बैठे, उन्होंने किसी तरह का आकलन नहीं किया और ना ही उसकी कोई रणनीति बनाई। और चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उससे अपेक्षा की जा रही थी कि वो पहल करेगी, वो सबको एकजुट करेगी, वो सबसे बातचीत करेगी और अब जो आज चुनाव के बाद की रणनीति है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो बीजेपी सरकार और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। तो ये एक समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस रैली में जिस तरह से आक्रमण किए हैं, उसमें एक हद तक तो उन्होंने अपनी पार्टी को मैसेज दिया है कि वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक हद तक ही। अब मसलन उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना नरेंद्र मोदी से की। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं, दोनों प्रचार का दोनों का तरीका एक है, हथकंडे दोनों एक तरह से आजमाते हैं। एक ये बड़ी बात उन्होंने की कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को उन्होंने दोनों को एक ही खाने में रख दिया। तो ये एक चुभने वाली बात तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए रही होगी। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, वो तो हुआ नहीं, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। तीसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जो उद्योगपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते हैं। ख़ास तौर से गौतम अडानी के बारे में उन्होंने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी पार्टी के नेता ज़रूर करते रहे हैं, संजय सिंह तो खैर उसके लिए अभियान चलाते रहे हैं और जेल भी गए हैं, इस वजह से नहीं, दूसरी वजहों से। लेकिन माना जाता है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे खफा हुए होंगे और उनको ज़बरन जेल भेजा गया था, हालांकि तुरंत उनको छोड़ना भी पड़ गया था। तो एक तो ये कि उद्योगपतियों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जाति जनगणना के सवाल पर केजरीवाल मौन है। जातिवार जनगणना राहुल गांधी का एक बड़ा प्लैंक है, बड़ा मुद्दा है। आरक्षण बचाना, आरक्षण बढ़ाना उनका मुद्दा है और संविधान बचाने की बात वो लगातार कर ही रहे हैं। तो ये इस मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि जहां उन्होंने ये भाषण दिया है सीलमपुरी, वो मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस ने दोबारा से अपनी जगह बनाई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने फाइट किया है और जिस तरह से उनकी पार्टी लड़ रही है, तो जो खतरा केजरीवाल को दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि अगर राहुल गांधी की पार्टी अल्पसंख्यकों और दलितों के वोट वापस ले जाती है, तो भले ही कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी सीटें न मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी की कई सीटें वो गंवा सकते हैं इन इलाकों में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का रुख माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। चाहे वो दिल्ली दंगों का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो और चाहे सीएए के खिलाफ आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका रही हो। लगातार वो अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते हुए देखे गए हैं, इसको बार बार रेखांकित किया गया है और दूसरी तरफ वो अपने को और बड़ा हिंदू साबित करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम भी करते रहे हैं। तो ये जो दोहरी भूमिका रही है अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर एक संदेह पैदा हुआ है अल्पसंख्यकों में। वो विकल्प भी ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस चूंकि उभरती हुई पार्टी है, दोबारा से खड़ी हुई होती पार्टी है, इसलिए एक विकल्प उनके लिए वो हो सकता है। अब ये और बात है कि जब तक कांग्रेस जीतता हुआ उम्मीदवार नहीं देगी, तब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो अगर कांग्रेस को वोट देते हैं और जीत बीजेपी की हो जाती है, तो ये उनके लिए कोई सुखद स्थिति नहीं होगी, बल्कि वो इसी को अवॉइड करने के लिए सारी रणनीतियाँ बनाते हैं। तो ये संभावना यही है कि राहुल गांधी ने एक मैसेज तो दिया है, अपनी पार्टी के लिए दिया है, मतदाताओं के लिए भी दिया है कि वो मैदान में हैं, उनकी पार्टी मैदान में है। लेकिन ये जो एक निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले तेवर कम से कम मुझे तो नहीं दिखे कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी दिल्ली के चुनाव में वो जीत के लिए फाइट कर रहे हैं।
वो अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए फाइट कर रहे हैं। वो जहाँ पहुंच गए हैं उससे नीचे न जाएं, थोड़ा ग्रोथ हो जाए, ज़ीरो से वो 2-4 अगर एमएलए तक पहुंच सकें तो ये उनके लिए उपलब्धि होगी। 4% वोट से उनके वोट 2-3% बढ़ सकें, ये उनके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन अगर उनकी वजह से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो फिर भविष्य में कांग्रेस पार्टी को और भी ज़्यादा हमलों का सामना करना पड़ेगा, ख़ासतौर से इंडिया गठबंधन के मेंबरान की तरफ से। इसीलिए राहुल गांधी को एक बीच की राह तलाशनी पड़ रही है। वो उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ते हैं। उनके वो तेवर, वो उग्रता उसमें नहीं दिख रही है, वो आक्रामकता नहीं दिख रही है। और शायद ये स्वाभाविक भी है, और ये स्वाभाविक इसलिए भी है कि शायद दिल्ली के इलेक्शन के बाद की रणनीति राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के दिमाग में होगी कि इसके बाद से इंडिया गठबंधन को किस तरह से आगे ले जाना है, उसमें कांग्रेस की को क्या भूमिका निभानी है, इस बारे में तय होना है। और जो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक हैं उनकी तरफ से भी अब एक तरह से मैसेज यही आ रहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद सारे दल बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। तो दिल्ली का इलेक्शन अब एक फेज़ के तौर पर रह गया है, एक चरण है जिसमें इंडिया गठबंधन थोड़ा उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। और उसके बाद उसका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या वो आगे का एजेंडा तय करेगा, ये दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा। तो राहुल गांधी की रैली को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने एक तरफ अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का मनोबल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बोला है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच में कोई खटास और न बढ़े, इसका भी ध्यान रखते हुए उन्होंने दिल्ली चुनाव में अपनी रैली में जो भी संबोधन किया है वो भी है। और आगे जो हो सकता है कि राहुल गांधी और कुछ रैलियां करें, प्रियंका गांधी करें, उनसे भी थोड़ा सा हमें स्पष्टता मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।